चलिए, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हाइपरटेंशन का प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग देखने के बाद एक और सीवीएस कंडीशन हम लोग डिस्कस करते हैं, एंड वो है अंजाइना। अंजाइना का लेक्चर ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। जैसे हमने बात किया था, प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है थियरी में एज वेल एज प्रैक्टिकल में, ज़्यादा प्रैक्टिकल में इम्पॉर्टेंट है। और थियोरी कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। यहाँ पे हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं देंगे, रादर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के ऊपर हम लोग ज़्यादा जोर देंगे। और एक पेशेंट को, डिफरेंट टाइप्स के एंजाइना वाले पेशेंट्स को किस प्रकार से ड्रग प्रिस्क्राइब की जाती है उसके बारे में हम लोग डिस्कशंस करेंगे। तो पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं कि अंजाइना पेक्टोरिस है क्या। तो अंजाइना पेक्टोरिस एक सिंड्रोम है, वो बेसिकली सिम्टोमेटिक सिंड्रोम है जब भी चेस्ट पेन क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई इंटरप्शन ऑफ मायोकार्डियल टिश्यू। मायोकार्डियल टिश्यू का जो डिमांड सप्लाई है ऑक्सीजन का, वो जब भी ऑल्टर होता है तभी एक पेन प्रोड्यूस होता है, और वो जो पेन है चेस्ट पेन है, जिसे एंजाइना पेक्टोरिस कहा जाता है। अभी अलग अलग टाइप के अंजाइना होते हैं, अगर आपने थियरी में पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं। ये है हमारा नॉर्मल सिनारियो कि जब भी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तब ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारी जो आर्टरीज है वो क्लियर है। तो जब भी ज़्यादा एक्सर्शन का टाइम होगा, जब भी हार्ट का लोड ज़्यादा होगा, तो ब्लड सप्लाई भी बढ़ जाएगा, सो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन क्या होगा कि आर्टरीज ऑलरेडी ऑक्लूडेड है बिकॉज ऑफ फैटी टिश्यूज, फैटी लेयर, यहाँ पे फैटी लेयर हो गया है, आर्टरीज ऑलरेडी ऑक्लूड हो चुकी है, नैरो हो चुकी है। तो नॉर्मल सिनारियो में तो ज़्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन जब भी स्ट्रेसफुल कंडीशन क्रिएट होगा, जैसे एक्सर्शन कर लिया, किसी पेशेंट ने स्टेयर्स चढ़ लिए, थोड़ा बहुत वॉकिंग फास्ट कर लिया, या रनिंग हो गया, या फिर कुछ इमोशनल स्ट्रेस हुआ, फिजिकल स्ट्रेस हुआ, तो उस सिचुएशन में बिकॉज ऑफ दिस नैरोइंग ब्लड सप्लाई बढ़ नहीं पाएगा, और तब वो मिसबैलेंस क्रिएट होगा, और उसकी वजह से चेस्ट पेन होगा, एंजाइनल पेन होगा, जिसे बोलते हैं स्टेबल अंजाइना। तो स्टेबल अंजाइना का दूसरा नाम है क्लासिकल अंजाइना एज वेल। तो इसे क्लासिकल अंजाइना भी कहते हैं, और इसमें एक्सर्शन से पेन होता है। जैसे हम लोग एक्सर्शन रोक देते हैं, पेशेंट रिलैक्स होता है, पेशेंट रेस्ट सिचुएशंस में होता है, तब अगेन पेन कम हो जाता है। तो दैट इज़ अ क्लासिकल अंजाइना। दूसरा होता है अनस्टेबल एंजाइना। अभी अनस्टेबल एंजाइना में क्या है कि यहाँ पे जो ये जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक है, ये प्लेक का रप्चर होता है, और रप्चर होने से क्या है कि वहाँ पे जो भी प्लेटलेट्स हैं और जो अदर टिश्यूज़ हैं जो क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो सब आ जाते हैं, और धीरे धीरे आर्टरीज को अक्लूड करने लगते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट एक मिसबैलेंस क्रिएट होता है ब्लड सप्लाई और डिमांड में, और जिससे एंजाइना का पेन क्रिएट होता है, जिसे बोलते हैं हम लोग अनस्टेबल एंजाइना। तो अनस्टेबल एंजाइना में हमें ट्रीटमेंट में ऐसी ड्रग देनी चाहिए कि ये जो फर्दर ऑक्लूजन प्रोसेस है वो अटकाए। जैसे एंटी प्लेटलेट मेडिकेशंस हैं, वो हमें देनी चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा ऑक्लूड हो गया है तो फिर हमको रिकेनलाइजेशन करना पड़ेगा। जो फिब्रिनोलिटिक्स ड्रग्स जो बोलते हैं, क्लॉट को डाइल्यूट करे, ऐसी ड्रग भी हमें देनी पड़ेगी। थर्ड टाइप का एंजाइना है जिसे बोलते हैं वेरिएंट एंजाइना, जिसे प्रिंस मटाल एंजाइना भी कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है वाजोस्पास्टिक एंजाइना भी बोलते हैं। एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे वाजोस्पाज्म होता है। यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस का ज़्यादा पैथोलॉजी नहीं होता है, यहाँ पे जो मेन पैथोलॉजी होता है वो है वाजोस्पाज्म। जो ब्लड वेसल्स है वो उसका वाजोस्पाज्म होता है। बिकॉज ऑफ दिस वाजोस्पाज्म जो ब्लड सप्लाई है वो इंटरप्शन होता है, और इसे बोलते हैं वेरिएंट एंजाइना। तो इस टाइप में वेरिएंट एंजाइना में हमें वाजो डायलेटरी मेडिकेशंस की, जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करे, अगेन नॉर्मल सेट में लाए, वो मेडिकेशंस देनी पड़ेगी, तो बेनिफिट करेगी। तो टाइप्स ऑफ एंजाइना जानने के बेनिफिट ये है कि हमें एग्जैक्ट पैथोलॉजी पता लगेगा कि किस टाइप का एंजाइना है, और उस टाइप के एंजाइना से हमें पता चलेगा कि किस टाइप का फार्माकोलॉजिकल अप्रोच हमें लेना चाहिए। तो एंजाइना में जो ड्रग्स होती है, अगर हम क्लासीफाई करें तो मेजर क्लासिफिकेशन में देखें तो पहली ड्रग है नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स में है कुछ शॉर्टर एक्टिंग और कुछ लॉन्गर एक्टिंग मेडिकेशन। शॉर्टर एक्टिंग में जैसे हमने बात की थी नाइट्रोग्लिसरीन, जिसे ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट भी बोलते हैं। शॉर्टर एक्टिंग मेडिकेशन रूट के ऊपर भी डिपेंड रहती है। अगर हम लोग सबलिंगुअल रूट से दे तो वो मेडिकेशन शॉर्टर एक्टिंग हो जाएगी, जैसे आइसोसोर्बिट डाइनाइट्रेट। अगर सबलिंगुअल रूट से दे तो वो अगेन शॉर्ट एक्टिंग हो जाएगी। अदरवाइज आइसोसोर्बिट मोनोनाइट्रेट है, इरिथ्रिटिल टेट्रानाइट्रेट है, पेंटा इरिथ्रिटॉल टेट्रानाइट्रेट है, ये सब लॉन्गर एक्टिंग मेडिकेशन है और क्रोनिक यूज़ के लिए यूज़फुल है। फिर आते हैं बीटा ब्लॉकर्स, स्पेशली मेटोप्रोलोल और एटेनोलोल जैसे बीटा ब्लॉकर्स।
कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में दो होते हैं। एक होते हैं कार्डियो सिलेक्टिव, जिसमें वेरापामिर और डिल्टिएज़म होते हैं जो हार्ट रेट कम करते हैं और जिससे हार्ट के ऊपर ऑक्सीजन डिमांड कम करते हैं। और दूसरे होते हैं डाइहाइड्रोपिरिडिन्स वाजोडाइलेटरी मेडिकेशंस है जो वाजोडाइलेटेशंस करते हैं, जिसमें निफेडिपिन, फेलोडिपिन जो डिपिन ग्रुप की मेडिकेशन है, एम्लोडिपिन, नाइट्रेनडिपिन, निमोडिपिन, ये सब मेडिकेशंस होती है। तो यह है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। फिर होते हैं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, जिसमें निकोरेंडिल एक नाम है, और फिर अदर है रेनोलाजिन, इवाब्रेडिन, ट्राइमेटाजिडिन, डाइपाइरिडोमोल, काफ़ी सारे मेडिकेशंस हैं। लेकिन अगर क्लिनिकल क्लासिफिकेशन किया जाए तो एक्यूट अटैक को टर्मिनेट करने के लिए हमें हमेशा नाइट्रेट्स यूज़ करने चाहिए। जब भी एक्यूट अटैक, एक्यूट चेस्ट पेन हो किसी भी पेशेंट्स को, तो हमेशा याद रखें कि आपको नाइट्रेट्स ही उस टाइम पे ड्रग ऑफ चॉइस होगा। तो सबलिंगुअल नाइट्रेट्स वुड बी द ड्रग ऑफ चॉइस, जिसमें आइसोसोर्बिट डाइनाइट्रेट या फिर ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट जो भी अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर क्रोनिक प्रोफाइलैक्सिस है, पेशेंट को प्रोफाइलेक्टिकली देना है, ऑलरेडी एंजाइनल अटैक आ चुके हैं तो ना आए उसके लिए प्रोफाइलेक्टिकली देना है, तो और भी अदर ड्रग्स आप कंसीडर कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, जैसे हर एक ग्रुप का इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन और या फिर एडवर्स ड्रग रिएक्शन, क्योंकि इसी के बेस पे से आपको एक केस बनाया जाएगा। आपको एक केस देगा प्रिस्क्रिप्शन देने के लिए, उस केस में वही आपको देखना है कि कुछ स्पेसिफिक एडवर्स ड्रग रिएक्शन मेंशन किया है, कोई स्पेसिफिक कंडीशन मेंशन किया है, स्पेसिफिक कोमोर्बिडिटी मेंशन किया है, या फिर कोई अदर ड्रग मेंशन की है जिससे कुछ एडीआर हो सकता है या फिर ड्रग इंटरेक्शन हो सकती है, तो वो ड्रग आप ना लिखें। तो नाइट्रेट्स में हमें पता है कि वाजोडाइलेटरी मेडिकेशंस हैं, इससे वाजोडाइलेटेशंस होता है, और बिकॉज ऑफ वाजोडाइलेटेशंस क्या होता है, थ्रोबिंग हेडेक मेन रीज है, फुलनेस इन हेड, फ्लशिंग होता है, और इसकी वजह से आपको क्या होता है कि फ्लशिंग और वीकनेस रहती है, बिकॉज ऑफ कई बार फॉल इन बीपी होता है, रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया भी होता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें भी हो सकती हैं। तो डिजीनेस और वो सब चीज़ अगर ज़्यादा होती है तो आप लाइंग डाउन करके भी उसका कंट्रोल कर सकते हो। अल्कोहल साथ में देने से ये चीज़ ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो वो हमेशा आप ध्यान रखें। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है नाइट्रेट्स लॉन्ग टर्म ना देने का या फिर प्रोफाइलैक्सिस में लॉन्गर टर्म यूज़ ना करने का, वो है उसका टॉलरेंस। जब भी नाइट्रेट्स लॉन्गर टर्म हम लोग देते हैं तो जैसे नाइट्रेट्स जो काम करता है उसके मैकेनिज्म में सल्फाइडल रेडिकल्स होते हैं सेल्स में, वो कम होने लगते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसका टॉलरेंस धीरे धीरे उसकी इफेक्ट कम होने लगती है। तो जब भी आप नाइट्रेट अगर लॉन्ग टर्म में प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो 8-10 घंटे के आपको नाइट्रेट फ्री इंटरवल रखना चाहिए। तो नाइट्रेट फ्री इंटरवल रहने से कम होगा। यूजुअली तो प्रिफर्ड नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास अच्छी ड्रग्स है, इसीलिए आप अगर देते हैं तो आपको नाइट्रेट फ्री इंटरवल रखना पड़ेगा। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नाइट्रेट्स के बारे में ध्यान रखना है, वो है इंटरेक्शंस। और कोई भी वाजोडाइलेटरी मेडिकेशंस हैं, स्पेशली सिल्डेनाफिल जैसी फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर्स, अगर वो आप देते हैं नाइट्रेट्स के साथ और कोई वाजोडाइलेटरी मेडिकेशंस, तो उससे क्या होता है कि ज़्यादा रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया होने का खतरा रहता है, और जिससे क्या होता है कि हाइपोटेंशन, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया और इवन मायोकार्डियल इन्फेक्शन का अटैक भी आ सकता है। तो कोई भी हाइपोटेंसिव मेडिकेशन इसके साथ ना ले। फिर आते हैं बीटा ब्लॉकर की तरफ। तो हमें पता ही है कि जो लॉल्स एंड होते हैं सिलेक्टिव होते हैं, कुछ नॉन सिलेक्टिव होते हैं। सिलेक्टिव ज़्यादा प्रिफर्ड होते हैं क्योंकि कोमॉर्बिड कंडीशंस में जैसे डायबिटीज़ हो गया या फिर सीओपीडी या फिर अस्थमा हो गया, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ हो गया, वो सब में ये जो नॉन सिलेक्टिव है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। स्पेशली प्रिंजमेटल एंजाइना में भी, इसमें भी नॉन सिलेक्टिव प्रिंजमेटल एंजाइना या फिर वाजोस्पास्टिक एंजाइना में नहीं दे सकते, क्योंकि देंगे तो अनअपोज्ड अल्फा एक्शन के थ्रू ज़्यादा स्पाज्म होगा। उसके और भी यूज़ है कार्डियक के अलावा, हाइपरटेंशन, एंजाइना, एरिथमियास, एमआई, हार्ट फेलियर, ये सब तो यूजेस है। इसके अलावा एंग्जाइटी और माइग्रेन में भी बीटा ब्लॉकर्स यूज़ होते हैं, ग्लोकोमा में यूज़ होते हैं, थायरॉयड स्ट्रोम, ट्रेमर में और फियोक्रोमोसाइटोमा में भी अल्फा ब्लॉकर्स के साथ यूज़ किए जाते हैं। बीटा ब्लॉकर के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आपको याद रखना ज़रूरी है। जैसे हमने बात की नॉन सिलेक्टिव से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शंस होता है, बीटा ब्लॉकर्स हार्ट रेट कम करने वाली मेडिकेशंस हैं तो ब्रेडिकार्डिया होता है, तो और कोई जो मेडिकेशंस हार्ट रेट कम करती है उसके साथ ना ले। एरिथमिया हो सकता है बिकॉज हार्ट रेट कम करती है, कार्डियक आउटपुट कम होता है तो लिथार्जी होती है क्योंकि कार्डियक आउटपुट कम होने से टिश्यू को ऑक्सीजन कम पहुंचता है। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म डिस्टर्बेंस होता है, हाइपोग्लाइसेमिया के जो सिम्टम्स होते हैं वो मास्क हो जाते हैं। इससे फटीग, इंसोम्निया और सेक्सुअल डिस्फंक्शन जैसी कंप्लेंट्स रहती है और कई बार हाइपोटेंशन भी हो सकता है।
फिर आते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इसके जैसे हमने बात की कि इसमें बेसिकली कार्डियो सिलेक्टिव है का जो हार्ट रेट कम करते हैं वो है डिल्टीएज़म और वेरापामिल, और एक है वेस्कुलो सिलेक्टिव वो है निफेडिपिन, जिसे डाईहाइड्रोपिरिडिन्स भी कहते हैं। तो ये जो डाईहाइड्रोपिरिडिन्स है वो ज़्यादातर यूज़ होती हैं एज अ वाजोडाइलेटरी मेडिकेशंस, जिससे क्या होता है बेसिकली ये कि कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी कम करती है और ये वाजो डायलेटेशंस करती है। तो ब्लड प्रेशर कम होता है, ब्रेडिकार्डिया होता है, तो ज़्यादा अगर कोई हार्ट रेट कम करने वाली दूसरी दवाई के साथ दे तो ये भी ब्लॉक का भी खतरा रहता है। कई बार डीएचपी देने से पेरिफेरल ईडीमा भी होता है और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट भी होता है। तो जैसे हमने बात की कि डीएचपीज़ है मेनली वाजोडाइलेशंस करती है, और नॉन डीएचपीज़ हैं वो हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी कम करती है। इसमें एम्लोडिपिन, फैलोडिपिन जैसी दवाइयाँ हैं, यहाँ पे वेरापामिन और डिल्टीएज़म है। ये हार्ट रेट के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती है, लेकिन कई बार इनिशियल फास्ट वाजोडाइलेशन होने से रिफ्लेक्स की कार्डिया होता है, यहाँ से हार्ट रेट कम होता है। और पेरिफेरल साइड इफेक्ट्स में इससे मेनली ईडीमा होता है और यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया होता है। फिर हम आते हैं एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की तरफ जिसे मायोकार्डियल इन्फाक्शन भी कहते हैं। अभी अंजाइना वो स्टेज है कि जहाँ पे टिश्यू का नेक्रोसिस नहीं हुआ है, इट्स इनिशियल फेज की जहाँ पे एक इम्बैलेंस स्टार्ट हुआ है ब्लड सप्लाई और डिमांड की तरफ। लेकिन अगर उसको कंट्रोल ना किया जाए, अगर एंजाइना को कंट्रोल ना किया जाए, जो ब्लड सप्लाई फिर से रिस्टोर ना किया जाए, तो जो टिश्यू है वो नेक्रोटिक स्टेज में आगे बढ़ने लगती है और जिसे बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन। सो इन्फाक्ट स्टेज में आगे बढ़ती है, टिश्यू डेथ होता है हार्ट मसल का, जिसे मायोकार्डियल इन्फाक्शन कहते हैं। अब जैसे हमें पता है कि जो हार्ट में जो टिश्यूज़ होती है वो मेनली दो टाइप की हार्ट टिश्यूज़ होती हैं। एक होती है कंडक्टिव टिश्यूज़ होती है और एक होती है मसल टिश्यूज़ होती है। अगर कंडक्टिव टिश्यूज़ के अंदर इन्फाक हो गया या फिर इसका डैमेज हो गया तो एरिथमिया होने का खतरा रहता है, और अगर मसल टिश्यू में डैमेज हो गया तो हार्ट का जो फंक्शन है उसके ऊपर खतरा रहता है, जिससे इजेक्शन फ्रैक्शन कम होता है, इवेंचुअली CHF हो सकता है। तो ये जो जनरलाइज टर्म है ये इनिशियल स्टेज के लिए, जिसे एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम बोलते हैं, जो पेशेंट जब भी चेस्ट पेन लेके आता है तो कुछ इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं। तो इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर से हम लोग उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल नक्की करते हैं। तो इनिशियल फेज़ है, जैसे हमने बात किया, एक अनस्टेबल एंजाइना वाला फेज़ है, अभी इन्फेक्शन नहीं स्टार्ट हुआ है। उसमें क्या होता है कि इनकम्प्लीट वैस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शंस है, अभी इनफैक्ट नेक्रोसिस स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जो भी बायोकेमिकल मार्कर्स हम लोग ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जिसमें बायोकेमिकल मार्कर्स मायोग्लोबिन, CKMB, ट्रोपोनिन का लेवल देखते हैं, तो वो रेज नहीं होते हैं, और ECG करवाते हैं तो भी कोई ST एलिवेशन नहीं होता है। लेकिन अगर स्टेज आगे बढ़ा है थोड़ा, जिसे बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये इनिशियल स्टेज ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड देन आफ्टर फुल फ्लेज मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है। तो इनिशियल स्टेज में भी अभी इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है, बट थोड़ा नेक्रोसिस स्टार्ट हुआ है, जिससे थोड़े बहुत बायोकेमिकल मार्कर्स राइज हुए हैं, लेकिन क्लासिकल ST एलिवेशन अभी भी नहीं हुआ है। सिर्फ बायोकेमिकल मार्कर्स के तौर पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि इनिशियल फेज ऑफ MI है, और जब क्लासिकल MI एस्टैब्लिश होता है, जहाँ पे कंप्लीट वेस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन है, लार्जर एरिया ऑफ नेक्रोसिस है, जहाँ पे सिग्निफिकेंटली रेज्ड मार्कर्स होंगे और ST भी एलिवेशन होगा, तो ये क्लासिकल स्टेज ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन है। ट्रीटमेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या दे, एंजाइना का हम लोग डिस्कशंस करेंगे, लेकिन कई बार मायोकार्डियल इन्फेक्शंस का भी अगर आपको पूछते हैं तो ये कुछ जनरलाइज चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो मॉर्फिन जैसे मेडिकेशंस हम दे सकते हैं, जिससे मेनली पेन, एंग्जाइटी, एप्रहेंशंस, ये सब चीज़ें कम हो पेशेंट्स का। ऑक्सीजन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन की ही कमी हुई है जिससे ये इम्बैलेंस बेसिकली हुआ है। वाजोडाइलेटरी मेडिकेशंस, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड पहुंच सके, इससे नाइट्रोग्लिसरीन देना बहुत ज़रूरी है। नाइट्रोग्लिसरीन वाजोडाइलेशन से ज़्यादा रीडिस्ट्रीब्यूशन करता है। अगर आपने हमारे एंजाइना के लेक्चर्स नहीं देखे तो हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से समझाया है। तो कोरोनरी ब्लड फ्लो का रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और जहाँ पे एक्चुअली ज़रूरत है वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ाता है। फिर एस्पिरिन एज एन एंटी प्लेटलेट मेडिकेशन हम लोग यहाँ पे देते हैं कि प्लेटलेट का एग्रीगेशन फर्दर प्रिवेंट हो सके। अगर ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा है तो थ्रोम्बोलिटिक्स, हमें क्लॉट को डिसॉल्व करना पड़ेगा। एंटीकोएगुलेंट्स, वीनस ब्लड के अंदर अगर क्लॉटिंग ना हो, इसके लिए हम एंटीकोएगुलेंट्स स्टार्ट करेंगे। और ज़्यादा हार्ट के ऊपर लोड ना आए, ऐसी चीज़ें हम देंगे। स्पेसिफिकली स्टूल सॉफ्टनर्स यहाँ पे, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो पेशेंट को ज़्यादा पुश करना पड़ेगा, हार्ट के ऊपर लोड बढ़ेगा। और सिडेटिव्स, जिससे पेशेंट्स रिलैक्स्ड रहे। तो ये कुछ जनरलाइज प्रोटोकॉल्स हैं कि ये आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट में देने होते हैं।
अभी हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं कि किस प्रकार के प्रिस्क्रिप्शंस आपको पूछे जाते हैं। मान लीजिए कि एक्यूट अटैक ऑफ क्लासिकल एंजाइना, इसका प्रिस्क्रिप्शन आपको पूछा जाए तो आप क्या ड्रग देंगे। तो यहाँ पे जो ड्रग है, जैसे हमने बात की थी कि ड्रग ऑफ चॉइस आर नाइट्रेट, स्पेसिफिकली सबलिंगुअल नाइट्रेट। सो नाइट्रोग्लिसरीन 0.5 mg की टैबलेट अवेलेबल होती है, वो नहीं है तो आप आइसोसोर्बिट डाइनाइट्रेट की भी 5 mg की टैबलेट रख सकते हैं। ये स्पेसिफिकली घर में रखनी चाहिए सभी को, जहाँ पे भी आपके रिलेटिव्स, फादर्स या फिर ओल्ड एजेड पेशेंट्स हो। तो इंस्ट्रक्शन देना ज़रूरी है कि पहले एक टैबलेट आप टंग के नीचे रखें, उसे डिज़ोल्व होने दें और उसके बाद आप स्पिट आउट कर सकते हैं जब भी आपको पेन कम हो। तो अगर कम नहीं हो रहा है तो हर 5 मिनट के अंदर आप दूसरी टैबलेट रख सकते हैं। 3 टैबलेट से ज़्यादा नहीं रखना है, उस टाइम के अंदर आपको हॉस्पिटल पहुंच जाना है। पेशेंट को रीएश्योरेंस देना है, उसको रिलैक्स करना है एंड बाद में उसका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज के ऊपर हमें ध्यान देना है और उसका रेगुलर फॉलोअप भी करना है। तो ये कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल एडवाइस लिखना ना भूलें। फिर एक दूसरा केस हो गया, दूसरा एक एक्सरसाइज हो गया जहाँ पे प्री एक्सर्शनल प्रोफाइलैक्सिस। ऑलरेडी पेशेंट को हिस्ट्री ऑफ एंजाइना है, उसको क्लासिकल एंजाइना है, एक्सरसाइज के ऊपर पेन होता है, तो वो पेशेंट्स को आप क्या ट्रीटमेंट देंगे। तो वो पेशेंट्स को हम लोग कहेंगे कि आप आइसोसोर्बिट डाइनाइट्रेट शुरू कर सकते हैं, या क्योंकि ये नाइट्रेट्स आर नॉट गुड फॉर क्रोनिक प्रोफाइलैक्सिस, तो इसलिए आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वुड बी मोर प्रेफरेबल। एम्लोडिपिन जैसे मेडिकेशंस चीप भी है, इजीली अवेलेबल है, छोटी सी मेडिकेशंस हैं, 5 mg के आप ले सकते हैं। तो आपका एज अ प्रोफाइलैक्सिस अच्छी चीज़ शुरू होगा। और जब भी आपको पेन होता है, फिर भी अगर आपको पेन होता है तो आप नाइट्रेट्स तो ले ही सकते हैं। और आपको ज़्यादा एक्सर्शन जब भी करना है तब आप 10-15 मिनट के पहले एक नाइट्रेट्स ले तो भी कोई बात नहीं। नॉन फार्माकोलॉजिकल एडवाइस लिखना अगेन ना भूलें। ओके, तो अब हम क्रोनिक प्रोफाइलैक्सिस की बात करते हैं। क्रोनिक प्रोफाइलैक्सिस में जैसे हमने बात की थी कि आप स्टार्ट कीजिए बीटा ब्लॉकर्स के साथ। तो बीटा ब्लॉकर्स आप यहाँ पे दे सकते हैं जिससे हार्ट रेट कम हो, ऑक्सीजन डिमांड कम हो, और उससे भी कंट्रोल ना है तो आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में डाईहाइड्रोपिरिडिन दे सकते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में यहाँ पे वेरापामिल डेल्टिएज़म ना दे, क्योंकि ऑलरेडी बीटा ब्लॉकर्स चल रहे हैं, उसके साथ वेरापामिल डेल्टिएज़म देंगे तो हार्ट रेट बहुत कम हो जाएगा। सो यहाँ पे अगर आप बीटा ब्लॉकर दे रहे हो तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दीजिए। दोनों को कंबाइन करने से फ़ायदा ये होगा कि सीसीबी अगर टैकीकार्डिया करता है तो वो काउंटरैक्ट हो जाएगा बीटा ब्लॉकर से, और अगर बीटा ब्लॉकर्स इनिशियली राइज इन ब्लड प्रेशर करता है तो वो काउंटरैक्ट हो जाएगा सीसीबी से। तो ये एक बहुत ही रैशनल कॉम्बिनेशन है और बहुत ही इफेक्टिव कॉम्बिनेशन है। एक्यूट अटैक ऑब्जर्व हो तो जैसे एक्यूट अटैक का ट्रीटमेंट है वही आपको करना है। एसओएस, नाइट्रेट्स वो आपको साथ में रखने हैं हमेशा। मोनोथेरेपी फेल हो तो आप नाइट्रेट्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर आप 3 ड्रग्स के कॉम्बिनेशंस के ऊपर जा सकते हैं। एडवाइस वही सेम है, फॉलोअप करना है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करना है, पेशेंट्स को रीअश्योर करना है और धीरे धीरे ग्रेजुअल फिजिकल एक्सरसाइज करना है। तो होपफुली ये जो नाइट्रेट्स के बारे में ड्रग्स हैं, नाइट्रेट्स स्पेसिफिकली एंजाइना के बारे में हमने बात की, मायोकार्डियल इन्फार्क्शंस के बारे में भी तो हमने डिस्कशंस किया, तो ये कुछ क्लैरिटी आपको आ गई होंगी और उसके ऊपर से आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखना आ गया होगा। प्रिस्क्रिप्शंस में कई बार आपको मॉडिफाई करके भी दिया जाता है, कुछ स्पेसिफिक कोमॉर्बिडिटीज़ डाल दी जाती है, स्पेसिफिक इंटॉलरेंस डाल दिया जाता है, और उसके हिसाब से फिर आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप प्रिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको अच्छे लगे हैं ये हमारे प्रैक्टिकल सीरीज़ तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। थैंक यू वेरी मच।